हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज IBCIO क्वेश्चन पेपर 2014 का आज सेकेंड पार्ट है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस वाले पेपर में जीएस और जीए के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमने इसको 3 पार्ट में करने का रखा क्योंकि इसमें हमारा टारगेट 25 क्वेश्चन है पर वीडियो, तो ताकि हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ, टाइम रहे। तो आज का सेकंड पार्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। और इस बार जैसे कि 2020 सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है कि जीएस जीए से अलग अलग सेपरेट 2020 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजर्स इन इंडिया टू इम्पोज सेंसरशिप ऑन प्रिंटेड मटेरियल वर इनिशिएटेड इन 1798 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1798 में क्या हुआ था कि जो प्रिंटेड मटेरियल थे उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उन्होंने इनिशिएट किया था। तो ये जो उनका रूल था, ये किसके खिलाफ था? बंगाली सोशल रिफॉर्मर्स के खिलाफ, इंग्लिशमैन इन इंडिया, बंगाली राइटर्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो इंग्लिशमैन इंडिया, जो इंडिया में जो अंग्रेज लोग थे उनके खिलाफ था। तो इसका राइट आंसर इज बी। Second question is Munshi Premchand was born in 1880 and died in the year 1936. His best known literary work गोदान, ये इनकी एक बहुत अच्छी बुक थी, बहुत अच्छी इन्होंने लिखी थी, द गिफ्ट ऑफ काउ। इसमें काउ के बारे में पूरा था, मतलब उससे रिलेटेड इनकी हर स्टोरी में काउ थी और उससे रिलेटेड। तो ये कब पब्लिश हुई थी? तो इसका 1920, 1934, 36 एंड 42। तो इसका राइट आंसर इज 36 है, 1936 में रिलीज हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज प्रोहिबिटेड। ये कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम जो अर्ली वैदिक एज में था उसमें क्या चीज़ मना थी, क्या चीज़ प्रोहिबिट थी? तो इंटरकास्ट डाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिजेस, बोथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस इनके टाइम पे, अर्ली वैदिक एज टाइम पर ये इंटरकास्ट मैरिजेस, ये सब कोई रोकिश नहीं थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो इसका राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, डी हो जाएगा। Fourth question is, in which year Thumbs Up, one of India's great brands, which was sold to Coca-Cola a few years ago, was launched? देखिए, थम्स अप जो कंपनी थी वो लॉन्च हुई थी 1977 में, और यही क्वेश्चन पूछा है। बाद में क्या हुआ था कि कोका कोला ने इसे ख़रीद लिया था, तो बाद में वो रीलॉन्च करती है। तो ये पूछ रहे हैं कि थम्स अप ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुई थी। तो इसका, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हमने राइट आंसर नीचे आंसर ही मिल गया है। 1977 में कोका थम्स अप जो कंपनी थी वो लॉन्च हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, विच अमंग द बिलो मेंशनड अपर पेलियोलिथिक प्लेसेस इन इंडिया इज रॉन्गली मैच्ड विद द स्टेट इट इज़ लोकेटेड इन। हमें मैच कराना है कि ये जो टाइम पीरियड है, अपर पेलियोलिथिक प्लेसेस हैं, ये इनमें मैच कर रहा है या नहीं। ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बिल्कुल सही। इधर आंध्र प्रदेश में बेटमचर्ला है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में इनाम गांव, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में सिंह भूमि कह रहे हैं, ये गलत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिंह भूमि नहीं थी, बल्कि ये था झारखंड में। तो इसका राइट आंसर इज डी। ये कह रहे हैं रॉन्गली मैच्ड, बताइए। तो 3 सही है, यानी कि हमारा गलत क्या है? सिंह भूमि, जो कि झारखंड में था, हिमाचल प्रदेश में नहीं। क्वेश्चन 6 इज कालिदास कुमार संभवम, सबको पता है कि इन्होंने ये लिखी है। डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ विच मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इन्होंने इसमें किनके बर्थ की स्टोरी पूरा डिस्क्राइब की है? सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युम्न, अभिमन्यु। तो इसका राइट आंसर है इस कार्तिकेय, कुमार संभवम में कार्तिकेय की बर्थ की पूरी डिस्क्रिप्शन है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर एंड व्हेन वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। देखिए, ये फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग वैसे याद रखते हैं, लेकिन इसमें पूछा है सेकेंड, तो हम लोग सीक्वेंस से याद रखते हैं, ज़्यादातर लोग सीक्वेंस याद करते हैं, तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, पाटलिपुत्र इन 250 BC, तो ये वाला जो है ये थर्ड हुई थी। पाटलिपुत्र वाली जो हुई थी वो थर्ड हुई थी, 250 BC। ये किसने करवाई थी?
पाटलिपुत्र वाली अशोक ने करवाई थी। याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड हैं अशोक, तो ये पाटलिपुत्र वाली किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी 250 BC में। उसके बाद श्रीलंका इन द फर्स्ट सेंचुरी, नई वैशाली इन 383 BC, ये राइट आंसर है। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो वैशाली में हुई थी और 383 BC हुई थी। क्यों? क्योंकि कैसे, ईयर कैसे याद था? क्योंकि फर्स्ट वाली जो हुई थी वो तो सबको याद रहती 483, तो उससे जस्ट आ जाइए, सेकेंड वाली 383 BC में हुई थी। तो सेकेंड वाली जो उन्होंने पूछी है ये वैशाली में 383 BC में हुई थी। और ये किसने कराई थी? देखिए, पाटलिपुत्र वाली अशोक ने कराई थी, वैशाली वाली किसने कराई थी? काला अशोक ने कराई थी। थोड़ा सिमिलर टाइप है। कैसा? सेकंड वाली काला अशोक ने कराई, फिर अशोक ने कराई थर्ड वाली, ऐसे याद रखिएगा। और ये मंडलाइन 1871-80 ये नहीं है। तो अब एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाली जो हुई थी वो 483 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तकर्णी केव में हुई थी। और किसने कराई थी? सबसे पहले अजात शत्रु ने कराई थी। याद रखिएगा, हर्यक डायनेस्टी के थे ये अजात शत्रु, इन्होंने कराई थी फर्स्ट वाली। उसके बाद सेकंड 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी। ये किसने कराई थी? ये कराई थी काला अशोक ने कराई थी। फिर थर्ड वाली पाटलिपुत्र में होती है 250 BC में, ये किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। और लास्ट फोर्थ वाली जो किसने कराई थी? ये कनिष्क ने कराई थी और 72 AD में कराई थी। याद रखिएगा, ये AD में कराई थी, बाकी तीनों BC में थी। तो 72 AD में कनिष्क ने कराई थी। कहाँ करवाई थी? कश्मीर में करवाई थी। तो ये याद रखिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आता है, कब और कहाँ हुई थी, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैशाली इन 383 BC। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, गोलकनाथ, केशव नंद भारती, मिनर्व मिल्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर है केशव नंद भारती। क्या हुआ था कि 1960 में एक केस हुआ था, बेरूबरी केस। उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद केशव नंद भारती केस ये हुआ था, ये 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था, कहा था कि प्रीएम्बल जो है हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उन्होंने बाद में ये चीज़ कही थी, मानी थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्योरी ऑफ बेसिक यही आते हैं, केशवानंद भारती आते हैं। ठीक है, ये वाला केस आता है और ये सब काफ़ी सारे केसेस हुए थे। ये जब डिटेल में हम पूरा बताएंगे तो वो, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जब डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम अच्छे से समझाएंगे इनको। तो हमारा राइट आंसर इस सी हो जाता है। क्वेश्चन 9, द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। पहले समझिए 52nd अमेंडमेंट कौन सा था? ये हुआ था 10th शेड्यूल में हुआ था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें हुआ था, अमेंडमेंट किया गया था। ये 1985 में अमेंडमेंट किया गया था। देखिए, ये सब याद रखने की थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ट्रिक होती हैं, इनको खुद ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब ट्रिक से याद किया है थोड़ा बहुत। ये जो ईयर याद करने होते हैं, इनको जो अमेंडमेंट जैसे ये होता है नंबर, इनसे कुछ लिंक करके याद कर लिया कीजिए तो इजीली याद हो जाता है। तो यहाँ पर है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ ये था कि इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था कि जो एमपीज़ होते हैं, ये पार्टी जैसे पूरा इलेक्शन होने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये इलीगल है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये आया था रूल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है, ताकि कोई अपने पर्सनली इंटेंशन से ऐसा ना कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, प्रोविजन फॉर स्पेशल स्टेटस टू त्रिपुरा, प्रोविजन फॉर इंक्रीजिंग एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, प्रोविजन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रोविजंस अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शंस।
अब चलते हैं क्वेश्चन 10। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ एन इलेक्शन सिंबल वेरी सिमिलर टू द इलेक्शन सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए। ये कह रहे हैं कि यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो इलेक्शन सिंबल है, तो यहाँ पे इंडिया में ऐसी कौन सी पार्टी है जिससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है? तो इसका राइट आंसर इस कौन सा है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। हाथी है इनके सिंबल में, सबको पता है। हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली? देखिए, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा में वो कितने मेंबर और राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 और 12। लोकसभा में 2 करता है और राज्यसभा में 12 करता है। और इसके आर्टिकल अगर हम बात करें तो लोकसभा में 80 आर्टिकल के अंदर जो है ये होता है नॉमिनेशन, और राज्यसभा में 331 आर्टिकल के अंदर ये नॉमिनेशन होता है। तो आंसर इस बी हो जाएगा, 2 और 12। Which among the following amendments to the Constitution of India designated Delhi as NCT? तो देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये किस वाले अमेंडमेंट के अंदर आया? तो ये आया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था 1991 में आया था, और इसके अंदर दिल्ली को एनसीटी डेजिग्नेट किया गया, और दूसरा इसको ये पावर दी गई कि ये अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। तो ये सब कुछ पावर्स दी गई थी। अब बात कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, थोड़ा सा यहाँ पे आया है तो बता देते हैं। देखिए, जो 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें पंजाब को इमरजेंसी पावर्स कुछ दी गई हैं, उससे रिलेटेड है। 74th वाला काफ़ी पूछा जाता है, ये है जो म्यूनिसपैलिटी है हमारी उसको कंट्रोल और रेगुलेट उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ था 1992 में। और इसका शेड्यूल कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका शेड्यूल है हमारा 12th शेड्यूल है। इसका शेड्यूल 12th है, और इससे पहले वाला 11th शेड्यूल में कौन सा है? पंचायती सिस्टम है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल आता है। तो उसमें भी अमेंडमेंट किया गया था, वो उसमें अमेंडमेंट जो किया गया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यानी कि 11th शेड्यूल फिर 12th शेड्यूल। 11th में पंचायती राज आता है, उसमें जो अमेंडमेंट था वो 73rd था 1992, और उसके बाद आ जाता है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड था, और इसमें 74th अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बात की है। उसके बाद 76 वाला जो होता है इसमें तमिलनाडु में रिजर्वेशन की बात की गई थी, कुछ परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो वो उससे रिलेटेड है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 74, 69 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 73rd वाला भी, पंचायती राज वाला भी, तो ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अपॉइंटेड विद BR अम्बेडकर एज अ चेयरमैन थे, और इनके अलावा 6 मेंबर्स और थे। एक आप लोग को पता होगा कि 29 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में इनके अलावा 6 मेंबर और थे। तो ये पूछा गया है इनमें से कौन उनमें से नहीं थे, मेंबर में से नहीं थे। तो देखिए, ये गोपाल स्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और भी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, और भी काफ़ी सारे थे। तो यहाँ पर आता है तो जवाहरलाल नेहरू इस राइट आंसर हो जाता है। पूछा है वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि लगता है ना कि कमेटी के मेंबर जवाहरलाल नेहरू तो होंगे ही, ऐसा लगता है ना, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उसके बाद जो कमेटी बनी थी, जो दूसरी बनी थी कैबिनेट, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSP। सबको पता है कि पार्ट 3rd जो होता है फंडामेंटल राइट से होता है, और पार्ट 4 जो होता है वो DPSP से रिलेटेड है। दिस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिमिलर फीचर ऑफ। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो आप लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कंट्री से हम लोग के यहाँ आए हैं, चीज़ें ली गई हैं उनसे। तो बात करें अगर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे रेसिडोरी पावर ली गई है कि सेंटर के पास पावर होगी, और फेडरेशन क्वासी फेडरल जो आया है कि मतलब
क्वासी फेडरल मीन्स हो जाता है कि स्टेट और सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी, मतलब स्टेट और सेंटर के पास इक्वल इक्वल पावर है, पर अगर उनके बीच में डिबेट हो जाती है तो जो अल्टीमेटली पावर है वो सेंटर के पास है, इसलिए क्वासी फेडरल वर्ड आता है। तो ये चीज़ भी कैनेडियन से ली गई है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमने बताया था, लास्ट वीडियो में आया था आर्टिकल, तो उसमें हमने जुरिस्डिक्शन की बात की थी सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें एडवाइजरी वाला जो है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। देखिए 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है जो सेंटर जिस पे काम करता है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अमेरिकन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। एक जुडिशल रिव्यू लिया गया है जो अभी बहुत ही मतलब पॉपुलर रहा है अभी काफ़ी, ये जुडिशल रिव्यू लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स, हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो यहाँ से और भी चीज़ें ली गई हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश देखिए आयरलैंड जो होता है ये वही है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से डीपीएसपी लिया गया है, ये याद रखिएगा, पार्ट 4 का डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। आप देख रहे हैं ना शेड्यूल्स आर्टिकल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में। देखिए 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल। उधर हमने कौन से 11th और 12th बताए थे, पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटी। अब स्टार्टिंग के थोड़े से पढ़ लेते हैं। देखिए 2nd शेड्यूल जो है वो है, 2nd शेड्यूल है हमारा, अलाउंस आता है उसमें। अलाउंस मतलब भत्ते जो होते हैं वो आते हैं। 2nd शेड्यूल में अलाउंस की बात की गई है। उसके बाद 3rd शेड्यूल में ओथ अफर्मेशन की बात की गई है, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओथ एंड अफर्मेशन। इसमें जो जिनको जो ओहदा मिलता है, जो पोस्ट मिलती है, और उसमें जो ओथ की बात होती, मतलब ओथ लेते हैं वो लोग, तो वो सब इसमें बताया गया है, 3rd शेड्यूल में आता है। उसके बाद 4th शेड्यूल जो है, इसमें जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा की जो सीटों का एलोकेशन होता है उसको बताया गया है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वहाँ पे पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन होता है। तो वो जो है वो 4th शेड्यूल के अंदर आता है। फिर फिफ्थ सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा है, 5th TH होना चाहिए। 5th शेड्यूल के अंदर आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जो शेड्यूल एरियाज़ होते हैं, शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका आता है एडमिनिस्ट्रेशन 5th शेड्यूल के अंदर। उसके बाद 6th के अंदर ट्राइबल एरियाज़ आता है। तो इस तरह से चलते हैं। तो इनके शेड्यूल को हम एक वीडियो में कवर करेंगे, सारे शेड्यूल को एक साथ। तो अभी याद रखिए ये वाला हो जाता है हमारा अलाउंस, ये 3rd हो जाता है ओथ एंड अफर्मेशन जो आंसर है हमारा, और 4th हो जाता है हमारा एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, और 5th हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 3rd शेड्यूल। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द गवर्नर्स ऑफ स्टेट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर गवर्नर स्टेट से रिलेट नहीं कर रहा है। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देखिए गवर्नर जो होता है वो एक स्टेट और एक से ज़्यादा स्टेट का भी रह सकता है, तो ये तो सही है। उसके बाद है, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ये गलत हो गया। देखिए ये तब हो सकता है, बन सकता है जब 35 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 35 ईयर्स ना कि 25 ईयर्स। 25 ईयर्स कहाँ पे आते हैं, लोकसभा में आते हैं, लोकसभा के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which article of Indian Constitution deals with a special provision with respect to the state of महाराष्ट्र and गुजरात। देखिए आर्टिकल 370 सबको पता है कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371, तो ये आ जाता है, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये आ जाता है महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए है, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के। उसके बाद 371 ए बी सी डी ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा हैं, जे तक हैं। तो हम बात करते हैं ए की, अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है नागालैंड, बी में आ जाता है असम, और फिर सी में आता है हमारा मणिपुर, और
डी में आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ये हमने ऐसे याद किया था, ना मानिया करके याद किया था। तो नागालैंड, ABCD इन चारों का ऐसे याद किया था, ना नागालैंड हो गया। उसके बाद NA है ना, ए से यानी कि बी वाला जो हमारा ये बी है वो आ जाएगा असम। उसके बाद मानी, ये सी वाला मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद मानिया है तो ए जो आएगा वो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हमने याद किया था इसको, डी वाला जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 371 है, याद रखिएगा। 370 हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो राइट आंसर इज बी। Indian Constitution provides for promotion of international peace and security. Which of the following deals with this provision? देखिए, जो हमारे DPSP थे उसमें आर्टिकल 51 जो था वो था पीस एंड सिक्योरिटी। तो जब वो DPSP के सारे आर्टिकल जो आप याद करेंगे तो इजीली आप ये इसका आंसर दे सकते हैं, आर्टिकल 51 ऑफ DPSP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जुरिस्डिक्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 2017 में भी क्वेश्चन आया है, 2014 में भी क्वेश्चन आया है, और 14 में भी 2 बार आया है। ये 129 आर्टिकल, तो सॉरी 131, 132 ये सब एडवाइजरी भी आया है। तो अब एक एक आर्टिकल की ये बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 129 जो होता है वो उसमें होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसका? सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 130 आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आर्टिकल 130। फिर आर्टिकल 131 जो है वो है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या है, अब देखिए, इसमें अगर डिस्प्यूट होता है हमारा सेंटर वर्सेस स्टेट, अगर हमारा डिस्प्यूट होता है सेंटर वर्सेस स्टेट तब ये आता है। और अगर हमारा डिस्प्यूट हो स्टेट वर्सेस स्टेट, देखिए अगर हमारा डिस्प्यूट हो स्टेट वर्सेस स्टेट तो आता है। अगर हमारा डिस्प्यूट मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट। अगर हमारा डिस्प्यूट हो सेंटर वर्सेस स्टेट वर्सेस दूसरी स्टेट, तो इनके बीच जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है पेन, आई एम सॉरी, हम अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं इसको लिखकर। तो आप ऐसे ओरली सुन लिए हमसे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में 3 आते हैं, एक सेंटर वर्सेस स्टेट आता है, एक 2 स्टेट के बीच में अगर डिबेट हो, और अगर मामला 2 अलग अलग स्टेट और सेंटर तीनों के साथ हो तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में आर्टिकल 132 में है, आर्टिकल 132 में हमारा एपिलिएट जुरिडिक्शन आता है। इन जुरिडिक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि 2017 वाले पेपर में अच्छे से बताया था, तो अगर जानना है तो वो वाला आप सुन लीजिएगा। तो 132 में कौन सा आएगा? एपिलिएट आएगा, एपिलिएट आएगा हमारा जुरिस्डिक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। नीति स्टैंड फॉर, देखिए पहले नीति आयोग नहीं था, इसकी जगह पे क्या था? प्लानिंग कमीशन, बल्कि कहें कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा राइट आंसर इज ए, याद रख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद। देखिए, जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो जब उनके बीच जब वो नहीं होते हैं तो क्या, अगर मान लिए किसका ऑर्डिनेंस लेना है तो वो कौन लेगा? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस ले सकता है। किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इसे पावर देता है? आर्टिकल 123 उसे पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस दे सकता है, जारी कर सकता है। और इसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक होती है? 6 मंथ और 6 वीक, मतलब 6 मंथ एंड 6 वीक, ठीक है। तो इतना होता है। तो हमारा ये इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा इसे, ये इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वेरीज, कैसे करती है करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका कैसा रहता है, रैंडमली या पीरियोडिकली या एक्सपोनेंशियली या वैरी नहीं करती। तो वैरी नहीं करती ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो डीसी नहीं है, डीसी वैरी नहीं करती है, बल्कि एसी कैसे रहती है, एसी वैरी करती है, पर ये कैसे करती है, ये पीरियोडिकली वैरी करती है। कैसे, ये एक इस तरफ होता है फिर दूसरा इस तरफ होता है, एक टाइम के बाद ये इस तरह से, तो इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इस तरह से वैरी करता है, और ये वाले जो वेव्स कहलाती हैं ये पीरियोडिकली के अंदर आएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली तो ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, आपने साउंड वेव्स में अंदर ये पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पीरियोडिकली। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 1921 फॉर हिज वर्क ऑन। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की काफ़ी सारी वो थी थ्योरी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन एटम तो कैवेंडिश इन्होंने किया था इन्वेंट, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनसे रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्हीं की दी हुई है, तो ये भी काफ़ी सुनी जाती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में, वो किस पे मिला था, इसको याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था, याद रखिएगा इसे, फोटो। देखिए, याद करने के लिए, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इनको मिला किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पीएच थोड़ा सा याद रखिएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट है हमारा, सर सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 1930 फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में इनको मिला था काम के लिए। देखिए, ब्राउनियन मोशन तो हमारा ये मिस्टर वो थे, मिस्टर ब्राउन कह रहे हैं, सॉरी, ये साइंटिस्ट अलग थे, सीवी रमन नहीं थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सीवी रमन ने दी थी, और स्ट्रिंग थ्योरी हीजनबर्ग ने दी थी, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। और न्यूक्लियर फिजिक्स ये जो था, ये किसकी थी, ये हमारी, इसके फादर थे, न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, सॉरी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसके फादर हैं। तो सीवी रमन को जो ये नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, ये मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल्स हैज़ बीन द रिसिपिएंट ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। देखिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रमन मैग्सेसे जो मिला था, वो किनको मिला था, वो मिला था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला था, ये याद रखिएगा। आंसर इज टी। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन। अब हम बचे हुए 25 क्वेश्चन जो हैं, 24 23 हैं शायद, जो बच रहे हैं अब थर्ड पार्ट में, तो 2014 पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।